आप लोगों के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए अनेकों सवाल तो आते ही होंगे। और सवाल का आना भी एकदम साधारण सी बात है कि कैसे एक कंपनी ने भारत जैसे बड़े देश, उस समय के सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर कब्जा कैसे किया। कैसे शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, और आज के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर है और इसका मालिक कौन है। चलो एकदम शुरुआत से जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे शुरुआत हुई थी। लेकिन उससे पहले आज की स्थिति के बारे में जान लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ साथ दुनिया के एक बड़े क्षेत्र पर करीब 200 साल तक की राज किया। भारत को लूटकर जो कंपनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी हुआ करती थी, जिसका दुनिया के लगभग 50% कारोबार पर कब्जा था, साल 2010 में भारतीय मूल के एक व्यापारी जिनका नाम है संजीव मेहता जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को $15 मिलियन यानी करीब 120 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। यह सबसे बड़ा बदला था ईस्ट इंडिया कंपनी से और ब्रिटेन से, कि जिसने अपने देश को गुलाम बनाया था उसे आज एक भारतीय ने खरीद लिया जिनका नाम है संजीव मेहता। और आज के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑनलाइन सामानें बेचती, गिफ्ट से लेकर चाय, चॉकलेट, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को ऑनलाइन बेचती है। तो आज की स्थिति जान गए। अब चलो जानते हैं एकदम शुरुआत से। 16वीं शताब्दी का दौर था। दुनिया के कुल उत्पादन का एक चौथाई भाग भारत में उत्पाद होता था। भारत कुछ समय सोने और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था, और ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी। और वहीं करीब 3% दुनिया के उत्पादन का महज ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की उस समय की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन से व्यापार में बहुत आगे निकल चुकी थी। उसी दौरान ब्रिटेनी व्यापारी रॉल्फ फिच की हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, पूर्व एशिया की यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला कि भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध देश है। रॉल्फ फिच को इस बारे में पता चला। तो रॉल्फ फिच की भारत के बारे में जानकारी के आधार पर एक अन्य भूमान सर जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक व्यापारियों ने इस ओर बढ़ने का विचार किया। 1599 ईस्वी को लंदन के फाउंडर हॉल होटल में ईस्ट इंडिया कंपनी की 21 कारोबारियों ने नींव रखी। महारानी एलिजाबेथ से पूर्व एशिया में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपना जहाज हेक्टर खड़ा किया। लेकिन हिंद महासागर पर डच और पुर्तगाली व्यापारी पहले से ही व्यापार कर रहे थे, तो ब्रिटेन को वहाँ पर व्यापार करने में समस्या आ रही थी। और कैप्टन विलियम हॉकिंस यह बात बहुत जल्द समझ गए कि अगर भारत से व्यापार करना होगा तो मुगलों के साथ बना कर रखनी पड़ेगी। मुगलों का सहयोग चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत। एक वर्ष के अंदर ही मुगलों की राजधानी आगरा पहुंचे। उस समय राजधानी दिल्ली नहीं थी, उस समय राजधानी आगरा थी और अपने देश में मुगल शासन चल रहा था। बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई थी और नए शासक बने थे जहांगीर। जहांगीर से जब विलियम हॉकिंस ने बातचीत की तो उनसे कोई भी हल नहीं निकला, क्योंकि जहांगीर अंग्रेज़ों को प्राथमिकता ही नहीं देते थे, उन्हें गंवार समझते थे। सन 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और नए राजा बनते हैं किंग जेम्स। ईस्ट इंडिया कंपनी किंग जेम्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो भारत के मुगल शासक के लिए एक ऑफिशियल राजदूत भेजे, जिससे कि उनकी बात ज़्यादा अच्छे से मानी जाए, क्योंकि विलियम हॉकिंस को तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया था। तो किंग जेम्स ने भी कुछ इसी तरह किया और अपना एक शाही राजदूत सर थॉमस रो को जहांगीर के पास भेजा। सर थॉमस रो थोड़ा सा चालाक किस्म का व्यक्ति था। उसने जहांगीर के पास पहुंचते ही कीमती गिफ्ट दिए, जिसमें शामिल थी जहांगीर की पसंद की शराब और शिकारी कुत्ते और काफ़ी अन्य सारी चीज़ें जो जहांगीर को पसंद थी, वो सर थॉमस रे ने जहांगीर को दिया। सर थॉमस रो का मानना था कि जब वह जहांगीर से बातें करता था तो जहांगीर उसको कपड़े, शिकारी कुत्ते, शराब, कलाकृतियों के बारे में बात करता था। जहांगीर सर थॉमस रो से व्यापार के बारे में बात ही नहीं करता था। लेकिन 3 साल लगातार
प्रयास करने के बाद सर थॉमस रो को अनुमति मिल ही जाती है और उन्हें व्यापार करने की इजाज़त मिल जाती है मुग़ल शासक औरंगज़ेब से। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी मुग़लों की रजाबंदी से भारत से रेशम, जूट, पोटेशियम नाइट्रेट, चाय, नील और अन्य काफ़ी सारी चीज़ें भारत से खरीद कर यूरोप में महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मकसद था ही नहीं सिर्फ व्यापार करना, उसका था कि पूरा लूटना भारत को। ये कंपनी जो भी भारत से खरीदती उसको चांदी देकर अदा करती थी, जो उसने 1621 से लेकर 1843 तक स्पेन और यूएसए में दासों को बेचकर जमा किया था। सन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने निदेशक सर चाइल्ड से शिकायत की कि औरंगज़ेब के मामा नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो जो सर चाइल्ड था वो थोड़ा अकड़ू किस्म का व्यक्ति था। उसने तुरंत ब्रिटेन के पास एक पत्र लिखा जिसमें उसने सैन्य सहायता की मदद मांगी। जिससे हुआ ये कि सन 1686 में 19 युद्धपोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों का बेड़ा ब्रिटेन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। लेकिन मुग़ल बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और हुआ यही कि मुग़लों ने अंग्रेज़ों को बहुत बुरा मारा और उनके बंगाल को बाहर निकाल दिया। बंगाल के सारे कारखाने नष्ट कर दिए और बम्बई में भी यही हाल कर दिया था मुग़लों ने। थोड़ा चारा ही नहीं था माफ़ी मांगने के अलावा। अंग्रेज़ों ने किया भी कुछ ऐसा, माफ़ी मांगने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और लगातार माफ़ी मांगते रहे। औरंगज़ेब ने 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ़ कर दिया। ये कंपनी अपना धीरे धीरे व्यापार शुरू करने लगी। साल 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। जो अलग अलग सूबेदार थे वो अपने आप का एक नया किंगडम बनाकर स्थापित करने लगे और खुद को शासक बनाकर शासन करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया और अपनी सेना को बढ़ाते जा रहे थे और जगह जगह पर किले बना रहे थे। व्यापार तो कर ही रहे थे, किले भी बना रहे थे। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र बंगाल के शासक बने। बंगाल जो था वो भारत का ही नहीं दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। बंगाल पूरे देश में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। वहाँ के लोग रेशम, सूती वस्त्र, पोटेशियम नाइट्रेट, इस्पात, कृषि और औद्योगिक वस्तुओं को बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की इन हलचलों और इन कामों को नवाब सिराजुद्दौला बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। वो बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी दे रहे थे कि तुम व्यापार करने आए हो कि यहाँ पर किले बनाने आए हो। पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात का अनदेखा कर रही थी। तो परिणाम स्वरूप हुआ यही कि नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री में हमला कर दिया और वह फैक्ट्री पर पूरा कंट्रोल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र के बारे में पता चला। मीर जाफ़र खुद शासक बनने के सोचते थे। वो सेनापति बनना नहीं चाहते थे, वो शासक बनना चाहते थे और इसके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला। मीर जाफ़र चाहते थे कि वो खुद शासक बने सिराजुद्दौला को हटाकर। और वहाँ के एक बहुत धनी व्यापारी थे जगत सेठ। जगत सेठ को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ ले लिया। जगत सेठ इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चले गए क्योंकि जगत सेठ को डर था कि कहीं नवाब सिराजुद्दौला उनके ऊपर हमला न कर दे और उन्हें मार न डाले। इस वजह से पूरा का पूरा खर्च जगत सेठ उठा रहे थे। जिन 1757 को प्लासी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच घमासान युद्ध हुआ। मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर जीत गई और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कहने अनुसार मीर जाफ़र को शासक बना दिया। बस मीर जाफ़र कहने के शासक थे, बाकी सब कुछ कंट्रोल पैसों पे, रिसोर्सेज पे, संसाधनों पे, हर चीज़ पे कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। खजाना खाली हुआ तो मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पीछे छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। साल 1759 और 1764 में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया और इतना लूटा सन 1769 से 1773 तक बंगाल में अकाल पड़ गया। बंगाल की 1/3 आबादी भुखमरी से मर गई।
जो क्षेत्र दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था, वो वहाँ के लोग अकाल से मर गए। तो आप समझ सकते हैं कितना लूटा होगा वहाँ ब्रिटिशों ने। बाकी इसके आगे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कैसे किया, इन सब के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आप लोग वो वीडियो मिस ना कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कंट्रोल किया था और कैसे कब्ज़ा किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।